वालेकुम सलाम मैम। एक जॉइन हो लेने दे सबको, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। श्योर। मैम हाजी को भी ऐड कर लें, वो इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं। अब यही करेगा, खान ही करेगा। आई डोंट नो हाउ टू ऐड। हाजी साहब चाह रहे होंगे ना, मैं घर से आके लेके जाए, रिक्वेस्ट आएगी तो ज्वाइन कर ऐड। अभी कुछ को पता नहीं चल रहा ना, ये बिल्कुल ही नया मोड है जूम से। Okay, the story that we are going to read is The Signal Man by Charles Dickens. पहले मैं आपको चार्ल्स डिकेंस के बारे में बता दूं, क्योंकि किसी भी, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी राइटर का जो एरा होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उसकी शॉर्ट स्टोरी लिखने में, उसके नॉवल में, या उसके कोई भी पीस ऑफ वर्क, कोई भी जॉनरा जो वो अपने लिए चूज करता है लिखने के लिए, तो अपनी सोसाइटी से, अपने बैकग्राउंड से हटकर कुछ भी नहीं लिख सकता। सेम वाज द केस विद चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस 1812 में पैदा हुआ, और इसकी क्योंकि जो बर्थ है वो है ही 19th सेंचुरी की, और आपको पता है 19th सेंचुरी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज देखे थे, स्पेशली रेवोल्यूशंस देखी थी। और ये भी कहा जा सकता है कि 19th सेंचुरी रेवोल्यूशन का एरा कहलाया जाता है, जहाँ पे एक एक्यूट इनजस्टिस के बाद जस्टिस लेकर आने के लिए कुछ एरिया, कुछ इलाका, कुछ कंट्री बगावत कर देते तो फिर एक रेवोल्यूशन आती थी। तो चार्ल्स डिकेंस बाकी राइटर्स की निस्बत थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि चार्ल्स डिकेंस ने अपनी बुक्स के अंदर जो हिस्ट्री को ऐड किया, इससे पहले हिस्ट्री को ऐड तो किया जाता था, लेकिन हिस्ट्री एक बैकग्राउंड में चलती होती थी। कैरेक्टर सामने परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हिस्ट्री बैकग्राउंड में चल रही है। चार्ल्स डिकेंस ने क्या किया कि इसने कैरेक्टर्स को हिस्ट्री के साथ इस तरह फैब्रिकेट किया कि वो कैरेक्टर हिस्ट्री का हिस्सा लगते थे। सॉरी फॉर बीइंग इंटरप्शन बिकॉज आई हैव फ्लू, तो शायद आपको आज मेरी सही आवाज ना आ रही हो। तो चार्ल्स डिकेंस ने हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स को, और इस तरह अपने नॉवेल्स के अंदर, अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर लेकर आया कि वो एक तो हिस्ट्री का भी पता चलता है रीडर्स को जब वो इसकी बुक्स पढ़ता है, साथ में जो इसके अपने अपने ज़हन की तख्लीक है, चाहे वो कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है, वो उसको बता देता है। अब इस जो एरा है, जो कि चार्ल्स डिकेंस का एरा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशन है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी बता दूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इसका हमारी शॉर्ट स्टोरी के साथ तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन वही बात आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त राइटर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो किसी शॉर्ट स्टोरी को इस तरह लिखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट चलाई गई थी फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, जिन्होंने फ्रेंच की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। जैसे आपने अमेरिका और रशिया के बारे में पढ़ा होगा, ये हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, कि हमेशा दूसरे के इलाके को अपने हिस्से में हासिल करना चाहता है, अपने हिस्से में डालना चाहता है। तो यही हाल जो था ये फ्रांस का था। फ्रांस ब्रिटेन के कुछ हिस्से छीनना चाहता था। अब इसने कुछ हिस्सों पे हमला करके उसके कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जहां इसने अपना अपना रूल रखा, जैसे अब सबसे क्लोज एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल ले लें आप, बरे सगीर की, जिसमें अंग्रेज आया था, तो उसने जो कुछ हिस्सों के ऊपर आके तिजारत का काम शुरू करके इनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था। तो जिन हिस्सों पे ब्रिटिश के इलाकों पे इसने कब्जा किया, वहां इसने अपनी रॉयल्टी कायम कर ली। अब हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी अयाशियां, इनकी शाह खर्चियां बढ़ने लगी फ्रेंच पीपल की, और ये ब्रिटिश लोगों को इस तरह मारते थे जैसे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। मतलब इनकी बग्गियां जा रही होती रॉयल फैमिली की, तो काट पता ही नहीं चलता था कितने लोगों को नीचे दे जाते थे, और कोई पूछने वाला नहीं था इनको। अब आगे चल के क्या हुआ
कि उस वक्त की दुनिया जो थी वो काफी यूनाइटेड थी। तब किसी एक ग्रुप को फॉर्म करने में उतना वक्त नहीं लगता था जितना, और ना ही इतनी ज्यादा जब आपने अपनी नेशनैलिटी के लिए लड़ना होता है तो फिर आप यूनाइट होकर लड़ते हैं। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने फ्रेंच के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया। एक ग्रुप बना, 1 से 2 बने, 2 से 10 बने, 10 से 20 बने, एक मल्टीट्यूड बन गया लोगों का जिन्होंने फ्रेंच आर्मी और फ्रेंच पीपल के खिलाफ बगावत कर दी। अब इन्होंने बगावत करके ऐसे बुरे इंतकाम लिए लोगों से कि हिस्ट्री आज तक उसको ब्लड शेड के तौर पे जानती है। ये इतना बड़ा ब्लड शेड हुआ था कि आज भी हिस्ट्री में जब रेवोल्यूशन का नाम लिया जाता है तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे ऊपर आती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेजर बनाए और रेजर बनाकर इन्होंने फ्रेंच लोगों को, जो कि रॉयल फैमिलीज थी और उनके जो सोल्जर्स थे, उनको रेजर के आगे रख रख के उनकी गर्दनें उतारी। इसलिए जब कोई राइटर अपने एरा में इतना ब्लड शेड और इतना खौफ और हरास देखता है तो उसकी राइटिंग के ऊपर उसकी झलक जरूर नजर आती है। अब चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, ड्रामा लिखा, इसके ऊपर 1-2 मूवीज भी बन रही हैं, बल्कि बन चुकी हैं। जैसे इसने क्रिसमस कैरल लिखा, इसके ऊपर भी मूवी है। ऑलिवर ट्विस्ट लिखा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, फिर इसने ये जो है मार्क ट्वेन की तरह इसने भी बेशुमार जो थे वो ड्रामास लिखे। तो ये नॉवल, मोस्टली ये नॉवेलिस्ट था और एक सोशल क्रिटिक था। अपनी सोसाइटी के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स, जो ब्लीक सिचुएशन ये देखता था, जो इनजस्टिस देखता था, ये उनके ऊपर लिखता था। इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज इसी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है द सिग्नल मैन, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। ये स्टोरी एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो कि एक ऐसे लोनली रेलवे स्टेशन पे जिसको रखा हुआ है और एज अ ड्यूटीफुल पर्सन वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू बेसिकली राइटर ये बताना चाहता है कि उस 19th सेंचुरी में जब नया नया सिग्नल सिस्टम मिला था अभी ट्रेन्स को, तो लोगों को अभी सिग्नल सिस्टम का पूरा पता ही नहीं था। और ये भी आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि जब नया नया रेडियो आया था दुनिया में तो बहुत सारे लोग तो इसकी आवाज से डर जाते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। तो जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो एकदम से कहीं लोगों के दिमागों में नहीं चली जाती। टेक्नोलॉजी अपने आप को पेनिट्रेट कराने में टाइम लेती है, और यही कुछ हुआ उस वक्त 19th सेंचुरी में जब लोगों को अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। ये लोग अभी उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा रहे थे। पहले झंडियों वाला सिस्टम होता था ट्रेन के लिए, आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल सिस्टम आया, ऑटोमेटिकली रेड और ग्रीन लाइट वाला आया, तो बहुत सारे लोग इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते थे इतनी जल्दी। अब ये सिग्नल मैन का रोल क्या है? सिग्नल मैन, कल भी शायद मैंने बताया था, सिग्नल मैन एक इंटरनल ट्रॉमा के साथ लड़ रहा है। सिग्नल मैन अपने अंदर होने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहा है कि उसे समझ नहीं आती कि वो जो घोस्ट देखता है वो घोस्ट असली है या नकली है या है ही नहीं, या उसके अपने जहन की पैदावार है। अब आखिर तक वो इसी चीज से, इसी झंझट से उलझता रहता है। लेकिन डिकेंस ये बताता है कि जिस तरह लोगों को गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनजस्टिस करके लोगों की हालत तक नहीं पूछी जाती, बाद में उन्हें इस तरह के लोनली रेलवे स्टेशन पे काम पे लगा दिया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट नहीं पूछती कि उसे उसके साथ क्या मसला है, या अगर वो अपना मसला बताने लगता है तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं और आखिरकार ऐसे लोग ड्यूटी निभाते निभाते दुनिया से चले जाते हैं। तो ये सिग्नल मैन एक थीम ऑफ फियर को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, ये थीम ऑफ लोनलीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है वो बेशुमार। उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी उसी तरह कर रहा है जिस तरह एक ड्यूटीफुल पर्सन, एक फेथफुल पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ लॉयल होता है। यहाँ तक बात की समझ आई? जी मैम, आगे। ओके। पूरी शॉर्ट स्टोरी के अंदर सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं। एक तो सिग्नल मैन है जो कि ऑब्वियस कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है नैरेटर जो कि हमें स्टोरी नैरेट कर रहा है। और ये कैरेक्टर खुद जाकर उस सिग्नल मैन से ये नैरेटर मिल चुका है और उससे मिलने के बाद ये सारी की सारी स्टोरी को रिकाउंट कर रहा है। अभी जिनके पास शॉर्ट स्टोरी नहीं है वो प्लीज अपनी शॉर्ट स्टोरी को तो डाउनलोड कर लें।
इंटरनेट से मिल जाएगी। और जो मेरे ख्याल में जो आप लोगों के पास नोट्स हैं उसमें भी ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। प्लीज देख लें जी जरा, मैम, फिर मुझे बताएं। फर्स्ट है मैम। सबको मिल गई है? जिनके पास नहीं है बाकी उनके साथ शेयर कर लें, या उन्हें भी वो कोई वेबसाइट या कोई ऐसा लिंक दे दे जिससे वो भी ओपन कर लें। यहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं है? जी मैम, सबको शेयर हो गई है ग्रुप में। ठीक है। सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकेंस। हेलो बिलो देयर। अब ये 3 वर्ड हैं। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस सारी शॉर्ट स्टोरी के अंदर, क्योंकि एंड तक यही वर्ड हैं जो सिग्नल मैन के लिए और नरेटर के लिए बहुत बड़ा मसला बनते रहे हैं और बनते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अजान हो रही है। you're राइट। यही हूँ। हेलो बिलो देयर। और ये 3 वर्ड जो हैं ये सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करते हैं वो घोस्ट की वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्नल मैन को जब भी आवाज आती है उससे सबसे पहले ये 3 वर्ड सुनाई देते हैं। फिर वो जब मुड़कर टर्न होकर देखता है उस घोस्ट की तरफ, तो वो इससे हाथ हिला रहा होता है, लुक आउट। और वो लुक आउट करता है तो फौरन पीछे से ट्रेन आ जाती है जिसके नीचे कोई ना कोई आ जाता है। तो इससे पहले भी 6 से 7 लोगों की इस ट्रेन के नीचे आकर डेथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये 3 वर्ड्स सिग्नल मैन के लिए एक हॉन्टेड वर्ड्स का काम करते हैं। और जब भी कोई ये वर्ड कहता है तो सिग्नल मैन को फौरन ये इंडिकेशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि घोस्ट जब भी ये 3 वर्ड बोलता है तभी कोई ना कोई उस टनल से निकलती हुई ट्रेन के अंदर के नीचे आ जाता है। अब ये 3 वर्ड्स कौन पुकारता है? ये सबसे पहले नरेटर बोलता है। और सिग्नल मैन इन तीनों वर्ड्स को सुन के डर जाता है कि शायद नरेटर भी कोई घोस्ट है, कोई स्पिरिट है। अब ये तीनों वर्ड हमें कौन बता रहा है? नरेटर बता रहा है। When he heard a voice thus calling to him, he was standing at the door of his box. ये कहता जब उसने मेरी आवाज सुनी कि मैं उसे पुकार रहा था तो वो अपने बॉक्स के दरवाजे पे खड़ा है। बॉक्स से मुराद वो छोटा सा हट है जो सिग्नल मैन के लिए रेलवे स्टेशन के या उसे थोड़ा सा हट के बनाया जाता है। With a flag in his hand, furled round its short pole, छोटा सा जो उसके साथ पोल लगाया वो होता है फ्लैग के साथ, उसको रोल कर रहा था। One would have thought, considering the nature of the ground, that he could not have doubted from what quarter the voice came. पहले तो हैरान हुआ कि आवाज आ कहाँ से रही है, और वो पहले उसने ग्राउंड की नेचर जानने की कोशिश की कि इतनी नीचे गहरी खाई में कैसे मुझे आवाज आ सकती है किसी की, क्योंकि वो तो पहले से खौफजदा था। और कुछ दिन पहले ही अभी एक तो लोगों की डेथ हुई थी जिसकी वजह से सिग्नल मैन बहुत खौफजदा था कि अब उसे फिर आवाज आ रही है। हालांकि ये आवाज उसे नरेटर दे रहा था, इस दफा घोस्ट नहीं दे रहा था। But instead of looking up to where I stood on the top of the steep cutting nearly over his head, he turned himself about and looked down the line. लेकिन बजाय इसके कि वो ऊपर देखे, वो इधर उधर देखने लगा, जो कि रेलवे लाइन के साथ स्टीप कटिंग कहते हैं जो छोटे छोटे पगडंडियां बनी होती हैं। और ये इसलिए भी कटिंग क्योंकि जब कोई पानी का उभार या उतार आता है तो ये साथ में सारी मिट्टी को पानी बहा कर ले जाता है और मजीद कटिंग हो जाती है उस एरिया की। और ये तो एरिया वैसे भी बहुत ज्यादा घना गहरा और जो था वो मॉइस्ट एरिया था। आगे चलकर वो खुद ही सारी सिचुएशन बताएगा कि वो कैसी जगह थी जहाँ पे सिग्नल मैन को अकेले रहना पड़ रहा था।
There was something remarkable in his manner of doing so, though I could not have said for my life what. कह रहा है उसने जिस तरह मुझे देखा वो रिमार्केबल था। रिमार्केबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि आप नोटिस किए बगैर ना रह सके। कहता है उसने जब मैंने उसे हेलो बिलो देयर ये 3 लफ्ज कहे तो उसने मेरे तरफ जिस मैनर से देखा मैं एक तो वो सोच भी नहीं सकता था, दूसरा कहता है मैं बता भी नहीं सकता व्हाट कि क्या तरीका था या किस तरह से उसने देखा था। बट आई नो इट वाज रिमार्केबल इनफ टू अट्रैक्ट माय नोटिस। Now, even though his figure was foreshortened and shadowed down in the deep trench, and mine was high above him, so steeped in the glow of an angry sunset that I had shaded my eyes with my hand before I saw him at all. कहता वो क्योंकि बहुत नीचे खड़ा था और मैं बहुत ऊपर था, तो उसने जिस तरह से उसका जो फिगर था वो भी फोर शॉर्टन लग रहा था, सामने से छोटा लग रहा था, क्योंकि जब आप किसी चीज को बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो वो आपको बहुत छोटी लग रही होती है, और ये क्योंकि बहुत ऊपर खड़ा था और वो बहुत नीचे था। कह रहा है कि मुझे जैसे हम अक्सर माथे पे हाथ रख के कोई चीज गौर से देखने की कोशिश करते हैं, मैंने देखने की कोशिश की तो फिर उसे वो नजर आया। हेलो बिलो देयर, मैंने उसे कहा इधर देखो। हेलो बिलो। From looking down the line, he turned himself about again and raising his eyes saw my figure high above him. उसने एक दफा फिर गर्दन घुमाकर ऊपर देखा तो मैं ऊपर खड़ा था। Is there any path by which I can come down and speak to you? क्या कोई रास्ता है जहां से मैं नीचे आकर आपके साथ बात कर सकूं? He looked up at me without replying, and I looked down at him without pressing him too soon with a repetition of my idle question. कहता उसने मुझे कोई जवाब ना दिया क्योंकि वो अभी तक नरेटर को घोस्ट समझ रहा था, क्योंकि उसने भी वही वर्ड बोले थे जो घोस्ट बोलता था। और कहता उसने मुझे कोई जवाब ना दिया और मैंने भी दोबारा वो सवाल ना किया क्योंकि उसे शायद मेरा क्वेश्चन बहुत आइडल और बेकार लग रहा हो। Just then there came a vague vibration in the earth and air, quickly changing into a violent pulsation and an oncoming rush that caused me to start back as though it had force to draw me down. अचानक जमीन में बहुत वाइब्रेशन हुई और मैं एकदम से पीछे हटा ताकि मजीद वाइब्रेशन से वो नीचे भी गिर सकता था, और मैंने खुद को पीछे खींचा ताकि वो मुझे जो पल्सेशन है, जो वाइब्रेशन है, वो उसे कहीं अपनी तरफ ना खींच ले। क्या हो सकता है ये इतना जमीन का वाइब्रेंट करना, अर्थ का? ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है, एग्जैक्टली। पहले कहा आपने अभी से भूतना ना समझ लिया हो कि भूत आ गया। मैंने सोचा शायद जो है ना वो ज़लज़ला अर्थक्वेक हो रहा है। एक्चुअली जब अंडरग्राउंड इस तरह टनल में से ट्रेन गुजरी होती है और वो क्योंकि डीप कट करके बनाई जाती हैं, तो फिर ऊपर जितनी भी उसके ऊपर अर्थ होती है वो इसी तरह वाइब्रेट करती है। When such vapor as rose to my height from this rapid train had passed me and was skimming away over the landscape, और वो गुजर गई ट्रेन जो थी, और वो जिस तेजी के साथ वहां से गुजरी उसने लैंडस्केप को स्किम कहते हैं ऊपर ऊपर से, मतलब जिसका मतलब क्या होता है कि तेजी से किसी चीज की तरफ से गुजर जाना बगैर गौर किए। I looked down again and saw him refurling the flag he had shown while the train went by. जो उसने ट्रेन को रास्ता क्लियर होने का फ्लैग दिखाया था उसने दिखाया, और वो दोबारा उसको लपेट रहा था। मैंने फिर नीचे देखा। I repeated my inquiry. मैंने फिर वही सवाल किया कि क्या मैं नीचे आकर बात कर सकता हूँ। After a pause, during which he seemed to regard me with fixed attention, इस दफा तो उसने मुझे बहुत गौर से देखा। He motioned with his rolled up flag towards a point on my level, some 200 or 300 yards distant. उसने अपने फ्लैग का जो रोल किया हुआ था वहां उधर से लेकर ऊपर तक, जो कि 200-300 गज के फासले पे मुझे एक ऐसी लुक दी जो कि रोल्ड अप थी, और उसने पॉइंट किया जिसका मतलब क्या था कि वो नीचे आ सकता है, बात कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने उसे क्लियर यस और नो का आंसर नहीं दिया था। I called down to him, all right, and made for the point. There, by dint of looking closely about me, I found a rough zigzag descending path notched out, which I followed. अब वो नीचे आ रहा है, कह रहा है मैं जिगजैग वाले रास्ते से नीचे आया जो कि नोच था। नोच होता है तीखा ऐसा रास्ता जिसपे चलना आसान ना हो, जड़ी बूटियां हो हर तरफ, और
सीधा ना हो रास्ता, और मैंने उससे फॉलो करता हुआ वहां से नीचे आने लगा। द कटिंग वॉज एक्सट्रीमली डीप एंड अनयूजुअली प्रेसिपिटेट। अब जो रास्ता था नीचे आने का, एक तो था बहुत डीप, खाई थी, दूसरा प्रेसिपिटेशन थी। वहां पे प्रेसिपिटेशन कहते हैं नमी को, और क्योंकि नमी इसलिए है क्योंकि ऐसी जगहों पे मोस्टली ना तो रोशनी आती है और ना ही सनलाइट। तो जो ये है स्कॉचिंग हीट, जिस तरह से किसी चीज को खुश्क कर देती है, वो भी नहीं होता। और जहाँ पे ज्यादा शेडी ट्रीज हो या वीड्स उगी हुई हो या प्लांट्स हो, वहां वैसे भी ज्यादा प्रेसिपिटेशन रहती है। It was made through a clammy stone that became oozier and wetter as I went down. अब नीचे मट्टी भी किस किस्म की थी? क्लैमी। क्लैमी मट्टी होती है जो चिकनी, जो आपके पैरों से जुड़ने वाली हो, और वो भी क्या हो रही थी? oozier and wetter। oozier भी होता है कि बार बार ऊपर उठने वाली मट्टी, और साथ में wetter थी जब वो नीचे जा रहा था। For these reasons, I found the way long enough to give me time to recall a singular air of reluctance or compulsion with which he had pointed out the path. अब कह रहा है कि मुझे रास्ता पहले की निस्बत जो रास्ता था उसकी निस्बत उससे लंबा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि एक तो वो रिलक्टेंस से चलता जा रहा था, अभी तक नहीं पता था कि वाकई सिग्नल मैन उससे बात करेगा भी या नहीं। दूसरी बात कंपल्शन, जिस कंपल्शन से उसे चलना पड़ रहा था उस नोच्ड पाथ के ऊपर। तीसरा, वो रास्ता जिस तरह का था उसके लिए उसको चलना मजीद मुश्किल था। When I came down low enough upon the zigzag descent to see him again, I saw that he was standing between the rails on the way by which the train had lately passed, in an attitude as if he were waiting for me to appear. कह रहा जब मैं नीचे रास्ते पे पहुंचा तो मैंने उसे दोबारा देखा, और वो रेल्स के साथ साथ जो जगह बनी है वहां खड़ा इस तरह मेरा इंतजार कर रहा था जैसे मैं कहीं से नमूदार हो जाऊंगा। अब वो इसको नमूदार होने के लिए क्यों समझ रहा था कि मैं कहीं से नमूदार होऊंगा? आऊंगा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे अपीयर का वर्ड क्यों लिखा हुआ है, कम क्यों नहीं लिखा हुआ? शायद मैम लगा कि वो भूत है। हाँ, उसे ये लग रहा था कि ये वही भूत है क्योंकि वही वर्ड बोल रहा है जो उसे इससे पहले घोष से सुनाई देते थे। और जिस तरह से वो एकदम ऊपर से बोला था, वो घोस्ट भी हमेशा बहुत ऊंची सी जगह पे खड़ा होता था और वो सिग्नल मैन को इसी तरह इशारा करता था हाथ से। अगला सेंटेंस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही हैड लेफ्ट हिज हैंड एट हिज चिन, उसका हाथ उसकी चिन पे था, एंड दैट लेफ्ट एल्बो रेस्टेड ऑन हिज राइट हैंड क्रॉस्ड ओवर हिज ब्रेस्ट। अब ये जो पोस्टर बनाया हुआ है, जब भी ट्रेन आती थी और वो घोस्ट इसको नजर आता था उसके यही पोस्टर होता था। इसलिए वो जिस तरह उसका घोस्ट का पोस्टर था वही पोस्टर बनाकर इस वक्त सिग्नल मैन खड़ा उसका इंतजार कर रहा था कि ये कहीं से अपीयर होगा। His attitude was one of such expectation and watchfulness that I stopped a moment wondering at that. अब नरेटर सिग्नल मैन से डर गया है और सिग्नल मैन नरेटर से डर गया है। कह रहा है जिस तरह से, जिस एटीट्यूड में वो खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, वॉचफुलनेस से, गौर से, मैं एक लम्हे के लिए रुक गया, सोचने लगा कि ये कौन है, ये इंसान भी है या कोई और चीज है। I resumed my downward way. हाँ मास पढ़ो आप। थैंक यू। You're welcome, ma'am. I resumed my downward way, and stepping out upon the level of the railroad and drawing nearer to him, saw that he was a dark swallow man with a dark beard and rather heavy eyebrows. अब ये देखें, अभी आप इसकी पैराग्राफिंग पे गौर कीजिएगा कि जब भी किसी हॉरर या मिस्टीरियस स्टोरी को मजीद हॉरर करना होता है तब उसका बैकग्राउंड और उसका एरिया इस तरह बताया जाता है कि वो सब आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है। कहता है मैं जैसे जैसे नीचे आया और मैं उस रेल रोड से गुजरता हुआ उसके करीब गया, मैंने देखा वो बड़ा डार्क और सैलो बंदा था। सैलो कहते हैं, सैलो का मतलब वैसे डार्क ही होता है, लेकिन यहाँ पे सैलो का मतलब है बहुत डेस्परेट, डिप्रेसिंग और ग्लूमी बंदा था। और डार्क बियर्ड एंड रादर हैवी आईब्रोज। जैसे अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब किसी बंदे को आप कुछ अरसे के लिए जंगल में छोड़ देते हैं तो मुकम्मल तौर पर
ह्यूमन सिविलाइजेशन से निकल जाता है, उसकी अपनी लाइफ हो जाती है, जस्ट लाइक एनिमल्स। तो वो जिस तरह की प्लेस पे उसे छोड़ा हुआ था, उसके बाद अथॉरिटीज मैनेजमेंट मुड़ के भी नहीं पूछती थी कि उसका क्या हाल है। उसकी हर चीज उसके बारे में राइटर ने डार्क लिखी हुई है। डार्क सैलो मैन, डार्क बियर्ड एंड हैवी आईब्रोज। तो इसका मतलब है कि जो पोस्चर या जो हुलिया इस वक्त सिग्नल मैन का था, तो नरेटर का भी उससे डरना बनता था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है। हाँ, रीड अहेड। His post was in solitary and dismal a place as ever I saw. On हाँ, either side, a dripping wet wall of jagged stone excluding all view but a strip of sky. अब देखें, कहता है कि जिस जगह पे उसे पोस्ट पे रखा हुआ था वो इतनी डिसमल का मतलब ही ग्लूमी होता है, सैड। Right. एक ऐसे कहता है, इससे पहले मैंने इतनी तन्हा और ग्लूमी जगह अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। और कह रहा है उसकी दोनों साइड पे बड़े बड़े पत्थर थे, जैग स्टोन कहते हैं, रफ स्टोन, बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए थे। और उन पत्थरों के अंदर से स्काई कितना नजर आता था, जस्ट अ स्ट्रिप ऑफ स्काई। अभी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इतना बड़ा स्काई, इतना बड़ा आसमान जो कि हर जगह से नजर आ जाता है। जिस जगह सिग्नल मैन की पोस्ट थी, उसका वो हट था, वहां से स्काई भी इतना नजर आता था जितनी एक स्ट्रिप, एक रस्सी कह लें, इतना नजर आता था। तो वो कितनी अंधेरी जगह होगी, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। तो क्या उसका खौफ ज्यादा होना बनता नहीं था? कि अगर ये घोस्ट उसके जहन की तख्लीक भी था, तो फिर भी सिग्नल मैन गलत नहीं था। The तो pres- इतनी अंधेरी जगह का। हाँ हाँ the perspective on one way only cropped prolongation of this great dungeon. The shorter perspective in the other direction, terminating in a gloomy red light, and the gloomier entrance to the black tunnel. हाँ, कहता है कि अगर मैं एक पर्सपेक्टिव से कहता है बात करूं, तो वो एक डंजियन थी। डंजियन कहते हैं जहन्नुम को, दोजख को। तो वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो कहना चाहिए वो जहन्नुम में रह रहा था। अगर शॉर्टर पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरी डायरेक्शन से, तो वो सारा दिन सुबह से शाम तक, रात तक, वो ही ग्लूमी रेड लाइट को देखते रहना, जो टर्मिनेट होती थी, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड। फिर वही ग्लूमियर एंट्रेंस जिस ब्लैक टनल से निकलकर ट्रेन आती थी। फिर कहता है whose massive structure there was a barbarous, depressing and forbidding air। वही एक मैसिव आर्किटेक्चर टनल को कह रहा है। कह रहा है जिस तरह की वो बड़ी टनल बनाई हुई थी, देखने में ही वहशियाना, डिप्रेसिंग और फॉरबिडिंग लगती थी कि बंदा तो दिन दिन में भी कभी यहाँ ना जाए, वो तो बेचारा दिन से रात तक वहां रहता था। So sunlight ever found its way to this spot that it had an earthy, deadly smell, and so much cold wind rushed through it that it struck chill to me, as if I had left the natural world. नेचुरल वर्ल्ड कहता है कभी रोशनी तो उस जगह पे पहुंची ही नहीं थी। उस स्पॉट पे शायद रोशनी ने कभी रास्ता ही नहीं देखा था उस जगह पे जाने का। और वैसे भी उस जगह के अंदर एक ऐसी डेडली स्मेल नजर आती थी, और वो डेडली स्मेल भी हमें इस चीज की इंडिकेशन दे रही है कि somebody has already been dead over there। और कहता है कि इतनी कोल्ड विंड चलती थी जब उस टनल में से आती थी, कि मुझे तो एकदम से लग रहा था कि मैं इस नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा ही नहीं हूँ। एक लम्हे के लिए भी नरेटर वहां गया है और उसे ये दुनिया से अलहदा जगह वो नजर आने लगी है। तो अब सोचें, जो सिग्नल मैन इतने अरसे से वहां जिंदगी गुजार रहा था, उसका क्या हाल होगा। Before he stirred, I was near enough to him to have touched him. Not even then, removing his eyes from mine, he stepped back one step and lifted his hand. हाँ, कह रहा है कि इससे पहले कि मैं हिलता, मैं उसके थोड़े करीब गया कि मैं उसे टच कर सकूं, लेकिन अपनी आंखें मैंने भी उसके ऊपर गाड़ी हुई थी, क्योंकि वो मेरे से खौफ ज्यादा था और मैं उससे। कह रहा है वो एक लम्हे के लिए पीछे हट गया और अपना हाथ भी उठा लिया कि सिर्फ तुम मेरे हाथ को टच कर सकते हो, मजीद नहीं। This was a lonesome post to occupy, I said, and it had riveted my attention when I looked down from up yonder. As a visitor was a rarity, I should suppose not only an unwelcome rarity, I hoped. हाँ, कहता है ये एक ऐसी लॉन्सम पोस्ट थी जहाँ पे तकरीबन कोई भी नहीं चाहेगा कि आए। इस जगह पे कौन अपना ऑक्यूपाई करना चाहेगा ऐसी लॉन्सम जगह को। और कह रहा है कि इस जगह ने तो वैसे मेरी अटेंशन को रिवेट कर दिया था। रिवेट होता है जोड़ लेना, वैसे रिवेट कहते हैं छोटी कील को, जो अक्सर आप घरों में भी अक्सर चीज को
उसको रिवटा कहते हैं, रिवटा। तो रिवर्ट्स बेसिकली यही रिवर्ट होती है, छोटी कील, जिससे ये होती क्या है, ये बोट को या लकड़ी के प्लैंक्स जोड़ने के लिए होती है। और लेकिन यहाँ पे रिवर्ट का मतलब मेटाफोरिकल है, जिसका मतलब है कि उसने मेरी अटेंशन को जकड़ लिया था और मैं उसकी तरफ यॉन्डर होता है थोड़े फासले से देखना। और कहता है कि ऐसी जगह पे कोई विजिटर का आना रेयर चीज थी, जैसे ये जो है नरेटर गया था, ऐसी जगह पे तो कोई भी नहीं जाता, आई शुड सपोज। लेकिन नॉट एन अनवेलकम वेरिटी आई होप, लेकिन मैंने उम्मीद की कि अगर मैं पहली दफा आने वाला बंदा भी हूँ तो फिर भी कम से कम सिग्नल मैन के जेस्चर ये बता रहे थे कि मैं अनवेलकम नहीं हूँ। वो वैसे खौफजदा लग रहा था उससे, वरना तो वो उसे ये भी ना कहता कि वो नीचे आ सकता है उससे मिलने और बात करने। In merely he in me he merely saw a man who had been shut up, awakened interest within narrow limits all his life, and who, being at last set free, had a newly awakened interest in these great works. To such purpose I spoke to him, but I am far from sure of the term I used, for besides अब that कहता I है am not happy. हाँ चलिए कंप्लीट पढ़ लें इसको। In opening any conversation, there was something in the man that daunted me. हाँ, अब कहता है कि मैंने पहली दफा, कहता है मैंने देखा था एक बंदा जो इस तरह खामोश है और सारी जिंदगी में उसने नैरो लिमिट्स में रहा है, इतनी छोटी सी जगह पे, और फिर वो न्यूली अवेकन्ड इस किस्म के काम लेने में। और सिग्नल मैन भी हैरान था कि यहाँ पे कौन आ सकता है जो अपनी जिंदगी के सारे काम छोड़कर इस जगह के कोई काम करने या इस जगह में कोई इंटरेस्ट लेने आया है। और कह रहा है इस पर्पज से अगर मैं उससे कोई बात भी करता, मैं इतना श्योर था, लेकिन फार फ्रॉम श्योर था कि मैं उससे बात करने के लिए खुश नहीं था। और उसकी कन्वर्सेशन, ना वो मुझसे कन्वर्सेशन के लिए खुश था ना मैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो बात ऐसी थी जिसने मुझे इतना मुझे डॉन्टेड कर दिया। डॉन्टेड होता है जुर्रतमंद होना, जिसने मुझे डॉन्टेड कर दिया था कि मैं उससे बोलूं, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा सिग्नल मैन इस वक्त खौफजदा नजर आ रहा था। He directed a most curious look towards the red light near the tunnel's mouth, and looked all about it, as if something were missing from it, and then looked at me. That light was a part of his charge, was it not? He answered in a low voice, Don't you know it is? हाँ, अब देखें, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या बनी कि वो बहुत गौर से उसकी तरफ देखकर टनल से निकलने वाली जो रेड लाइट को, कि टनल के ना बिल्कुल ऊपर लगी होती है रेड लाइट, जहां से ट्रेन को नजर आता है कि रेड लाइट ऑन है तो वहां से गुजरना है। तो वो रेड लाइट लगी होती है, तो सिग्नल मैन, क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती थी ये रेड लाइट ऑन हो जाती थी, तो वो कहता है कि वो रेड लाइट की तरफ सिग्नल मैन देख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रेड लाइट की तरफ इतने गौर से देख रहे हो, क्या तुम्हारे चार्ज में नहीं है? मतलब तुम्हारे चार्ज में ये भी तो है कि तुमने रेड लाइट ऑन करनी है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें नहीं पता ये क्या है? मतलब क्या, कि सिग्नल मैन इस वक्त हैरान था कि घोस्ट को तो सारा ही पता है कि रेड लाइट क्या है, वो सिर्फ अभी फिलहाल भी घोस्ट ही समझ रहा था। तो उससे पूछता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं पता ये क्या चीज है? घोस्ट को तो पता है ना, क्योंकि अभी उसको घोस्ट समझ रहा है। Yes. The monstrous thought came into my mind as I perused the fixed eyes and the sternine face that this was a spirit, not a man. I have speculated since whether there may have been infection in his mind. In his mind, कहता है कि मेरे जहन में एक अजीबो गरीब सा मॉन्स्टर्स ख्याल आया कि मुझे लगता है ये इंसान नहीं है, ये खुद कोई भूत है। और कहता है लेकिन मैंने पहली दफा जब उसकी आंखें देखी, उस सेचनाइन फेस होता है जब खौफ से आप सुरख हो जाए, तो कहता है मैं खुद, उसने जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे खौफजदा लगा। तो मैंने सोचा कि ये इंसान नहीं है, लेकिन फिर कहता है मैंने जब एक दफा उससे बात की थी तो मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि ये पागल है, समथिंग इज हैपनिंग विद हिम, इसके दिमाग में कोई इन्फेक्शन है, ये शायद इसलिए बात नहीं समझ रहा। In my turn, I stepped back, but in making the action, I detected in his eyes some latent fear of me. This put the monstrous thought to fight. तो फ्लाइट You, अब you अब look देख, at कहता me. है कि नहीं बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, Yeah. थैंक यू। कहता है कि जब अब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, मैंने उससे बात करने लगा तो मैं भी खौफजदा होकर पीछे हट गया, लेकिन
कहता मैंने इतना जरूर जान लिया था कि उसकी आंखों में ना फिलहाल उभरता हुआ कोई खौफ है। इसका मतलब है कि नरेटर से ज्यादा खौफजदा सिग्नल मैन हो चुका था, इसलिए नरेटर को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। कहता जैसे मेरे जहन में यह ख्याल आया कि सिग्नल मैन मुझसे खौफजदा है, तो मेरा जो थॉट था वो फ्लाइट कर गया। मेरा खौफ तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये था कि अब वो उससे तसल्ली से बात कर सकता है। अब उसे सिर्फ सिग्नल मैन को ये समझाना है कि वो भी इंसान है और वो भी इंसान है, और वो बैठकर बात कर सकते हैं, या जो भी मसला सिग्नल मैन के साथ है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। बस काफी है आज के लिए। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। ओके, ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।